कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कातागिरी यूइची को देखते हैं। यूइची कुछ दिनों से दुगना काम कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पर जाना था जिसकी फीस काफी ज्यादा थी। यूइची फाइनली रिक्वायर्ड अमाउंट सेव कर लेता है और हमें यूइची के सभी दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि यूइची के लिए काफी खुश थे। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सून क्लास में टीचर आता है और अनाउंस करता है कि ट्रिप का टोटल अमाउंट जो कि 2 मिलियन येन था वो चोरी हो चुका है। सावारागी और शीबे सभी से माफी मांगती हैं क्योंकि पैसों की जिम्मेदारी उनकी थी। पैसे किसने चोरी किए ये किसी को पता नहीं चलता। पर उसके अगले दिन के बाद से सावारागी और शीबे दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं और इसके साथ वो लोग मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे होते हैं, जिससे क्लास का शक उन्हीं पर होता दिखाई देता है। जिसके बाद एक इवनिंग को यूइची को एक लेटर मिलता है जो कि सावारागी की तरफ से था। सावारागी ने यूइची को कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए एक जगह पर बुलाया था, पर जब यूइची वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी को झूठ बोलकर यहाँ बुलाया गया और ये एक ट्रैप था और उन सभी को किडनैप कर लिया जाता है। और इसी बीच में हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूइची की मॉम उसे बताती है कि इस दुनिया में पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है और वो है उसके दोस्त। जिसके बाद उन सभी की आंखें एक व्हाइट रूम में खुलती है जहाँ पर एक रोबोट बीइंग आता है जिसका नाम है मानाबू। मानाबू बताता है कि उन पांचों में से एक पर 20 मिलियन येन का कर्ज है, जिसने इस गेम को खेलने के लिए 2 मिलियन देकर उन सभी का नाम रजिस्टर करवाया है। ये सुनकर यूइची शॉक रह जाता है क्योंकि उसी के किसी दोस्त ने सावारागी के लॉकर से वो 2 मिलियन येन चोरी किए थे और अब 20 मिलियन का कर्ज उन सभी पर 4-4 मिलियन में डिवाइड हो जाता है और अब उन्हें अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए एक एक करके सभी गेम्स को क्लियर करना होगा। पहला गेम था कोकुरी-सान, जिसके रूल्स काफी सिंपल थे। तुम गेम के बीच में बोल नहीं सकते और अगर सारे दोस्त पूछे हुए क्वेश्चन का एक ही सिमिलर आंसर देते हैं तो वो अगले गेम के लिए पास कर जाएंगे। पर जैसे ही गेम स्टार्ट होती है वो एक एक करके सारे क्वेश्चंस में फेल हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि उनमें से ही कोई एक जानबूझकर अपोजिट आंसर दे रहा था। सोन यूइची की भी क्वेश्चन पूछने की बारी आती है जहां उसे एक नए रूल के बारे में पता चलता है जिसमें अगर सभी दोस्त सेम आंसर सोचते हैं तो वह अगले गेम में पास हो जाएंगे। पर अगर कोई नो सेलेक्ट करता है तो क्वेश्चन पूछने वाले का कर्ज सीधा 4 मिलियन से घटकर 2 मिलियन हो जाएगा। यूइची चाहता तो अपना कर्ज भी आधा कर सकता था, पर वो पूरी टीम को नेक्स्ट राउंड में एक साथ ले जाने का डिसाइड करता है, पर वो फेल हो जाता है। जिसके बाद यूइची काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उन्हीं में से कोई बार बार अपोजिट आंसर दे रहा था, जिस पर यूइची अपनी आखिरी चाल चलता है और गेम के बीच में ही बोल देता है। वो बोलने लगता है कि उनमें से कोई ट्रेटर है जो सारा कर्ज कोकोरोगी पर डालकर इस गेम से निकलना चाहता है, पर अब जैसा कि उसने रूल तोड़ दिया है तो उसका कर्ज डबल हो चुका है। पर फिर यूइची कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था, उसे किसी पर शक नहीं है। जिसके बाद यूइची सभी को एक नया रूल बताता है जिसके अकॉर्डिंग सबसे कम कर्ज वाला इंसान लूजर है और उस पर ही सारी टीम का कर्ज ट्रांसफर होगा। एंड हाँ, यूइची इस वक्त झूठ बोल रहा था ताकि वो गेम पास कर सके। आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्रेटर यूइची की चाल में फंस जाता है और सभी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जिसके बाद दूसरे गेम में जाने से पहले यूइची ट्रेटर के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर कार्ड्स पर इस्तेमाल हुई स्पेशल इंक के कारण यूइची के हाथ कुछ नहीं लगता। सभी दूसरे राउंड में पहुंचते हैं और मानाबू सभी को बैड माउथ सुगोरोकू गेम से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसके रूल्स सिंपल थे। उन सभी को एक एक करके कैबिन में जाना था और एक दूसरे के बारे में बुराई लिखनी थी, जिसके बाद ऊपर बैठे गॉड या ऑडियंस ये डिसाइड करेगी कि वो बंदा कितना गिल्टी है और उसे कितने स्टेप आगे चलना चाहिए और गोल पर सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान अगली गेम में चला जाएगा और टीम का सारा कर्जा भी उसे ही अकेले चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद बाकी के लोग अपने घर जा सकते थे, पर सभी डिसाइड करते हैं कि वो किसी की भी बुराई नहीं लिखेंगे, मतलब नॉर्मल सुगोरोकू, और सभी एक साथ ही अगली गेम में एंटर करेंगे। गेम स्टार्ट होती है और
कैबिन में जाकर सभी ब्लैंक कार्ड डिपॉजिट कर देते हैं और एक साथ एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पर हर स्टेप के साथ उन्हें अपने बढ़ते हुए कर्ज का सामना करना पड़ रहा था। 2 पीरियड तक तो सभी ने ब्लैंक कार्ड डिपॉजिट किए थे, पर अब उन पर 6 मिलियन का और कर्ज आ चुका था। जिसके बाद थर्ड राउंड में पहला बैड माउथ कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा था सावारागी यूइची को पसंद करती है, पर वो पहले तेंजी को भी डेट कर चुकी है। और इसी बैड माउथ के साथ सभी के बीच में दरार पड़ जाती है, क्योंकि शीबे और तेंजी दोनों ही सावारागी को पसंद करते थे, पर सावारागी यूइची को पसंद करती थी, पर कोकोरोगी भी यूइची को पसंद करती थी। इस बिगड़ते हुए माहौल को यूइची किसी तरह संभाल लेता है। जिसके बाद अगले राउंड में 3 बैड माउथ कार्ड और मिलते हैं। पहले कार्ड में शीबे अपनी मम्मी के साथ जूनियर हाई तक नहाता था, और दूसरे कार्ड में यूइची जो एक बार एक हफ्ते तक नहीं नहाया था, और आखिरी कार्ड में लिखा था कि सावारागी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जिसके बाद सबके स्टेप्स डिसाइड होते हैं, और अब सावारागी सबसे आगे थी और शीबे और सावारागी के बीच में और भी ज्यादा दूरियां बढ़ जाती है। सोन 5th राउंड भी ओवर हो जाता है और इस बार एक बैड माउथ कार्ड मिलता है, जो था कोकोरोगी के बारे में। इस कार्ड में लिखा था कि जूनियर हाई में कोकोरोगी ने ओल्डर मैन को अपनी बॉडी पैसों के लिए बेची थी, और ये बात जैसे ही सामने आती है तो कोकोरोगी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जो कोकोरोगी कभी नहीं चाहती थी कि सामने आए। और रोते रोते सावारागी पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बात कोकोरोगी ने सिर्फ सावारागी को ही बताई थी। सावारागी सफाई देती है कि उसने ऐसा नहीं किया, पर कोकोरोगी बस रोए जा रही थी। और इसी बीच में शीबे कोकोरोगी की पास्ट डेटिंग पर कमेंट करता है, जिस पर तेंजी उसे पंच मारता है और सभी की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा वीक हो जाती है। यूइची कोकोरोगी को सहारा देता है और कोकोरोगी यूइची को बताती है कि उसे स्कूल के दौरान काफी बुली किया जाता था, और इसी बुलिंग से बचने के लिए वो अपने बुलीज को पैसे देती थी, और वो पैसे आते थे कंपेंसेट डेटिंग से। और कोकोरोगी बताती है पर वह अभी भी वर्जिन है, क्योंकि उन डेटिंग के दौरान उसने कभी भी अपनी हदें पार नहीं की है। यूइची कोकोरोगी को कहता है कि उसे उस पर पूरा यकीन है, और सून ये रिवील हो जाता है कि ट्रेटर तेंजी है। और अब तक मोस्ट ऑफ द बैड माउथ कार्ड भी तेंजी ही लिख रहा था। तेंजी ने ही वो 2 मिलियन येन सावारागी के लॉकर से चुराए थे। और हमें पास्ट को दिखाया जाता है, जहां तेंजी सावारागी की हर एक हरकत पर बहुत पहले से नजर रख रहा था, और तेंजी ने डेटिंग वाली बात भी सावारागी और कोकोरोगी को करते हुए सुन लिया था। तेंजी ने पहले ही शीबे और सावारागी के रिलेशनशिप को ब्रेक किया, और उसके बाद कोकोरोगी के दिल में सावारागी के लिए नफरत पैदा की। तेंजी सावारागी को सबसे अलग कर देना चाहता था, ताकि वो उसे बाद में कंट्रोल कर सके। और इसी के बाद तेंजी सावारागी को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। तेंजी कहता है कि हो सकता है कि कोकोरोगी ने डेटिंग वाली बात खुद ही लिखी हो, क्योंकि वो भी यूइची को पसंद करती है। सो यूइची का साथ पाने के लिए उसने ये सब दिखावा करा हो, जिस पर थोड़ी देर के लिए तो शायद सावारागी को भी यही लगता है, पर फिर वो बोलती है कि वो बस ज्यादा सोच रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। पर कहीं ना कहीं अब सावारागी को भी ये सच लगने लगा था। जिसके बाद अगले राउंड का समय हो जाता है और सबसे पहले तेंजी अंदर जाता है, और इस बार वो अपनी बुराई ही बैड माउथ कार्ड पर लिखता है, ताकि उस पर किसी का शक ना जाए। और जैसे ही तेंजी बाहर आता है तो हम देखते हैं कि यूइची ने सावारागी पर हाथ उठा दिया था, और सावारागी और कोकोरोगी के बीच में झगड़ा हो रहा था, जहां वो दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। और जब सावारागी ये कहती है कि एक औरत को जब कुछ चाहिए होता है तो वो कोई भी हदें पार कर सकती है, तो कोकोरोगी भी सावारागी की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पर कमेंट करती है। और एक नई बात सामने आती है, जहां सावारागी बताती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी सुंदर दिखने के लिए नहीं करवाई थी, बल्कि पास्ट में हुए एक हादसे के कारण उसे अपने फेस के स्कार्स को छुपाने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी। जिसके बाद सावारागी अकेली हो जाती है और तेंजी सावारागी के और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है। जिसके बाद बाकी के लोग भी कार्ड डिपॉजिट कर देते हैं और टोटल 2 कार्ड सामने आते हैं, जिसमें पहला कार्ड कोकोरोगी का था, जिसमें उसने सावारागी की बुराई लिखी थी, और दूसरा कार्ड तेंजी के बारे में था, जिसमें वो अपने दोस्तों से 1 साल ज्यादा बड़ा था। और हाँ, ये कार्ड तेंजी ने खुद ही लिखा होता है, ताकि उस पर किसी का शक न जाए। सावारागी और तेंजी के स्टेप्स डिसाइड होते हैं
और जैसे ही सावारागी अपने ब्लॉक पर पहुंचती है तो उसे एक स्पेशल चांस मिलता है जिसमें वो अपने किसी भी दोस्त के सीक्रेट्स को सामने ला सकती थी। सावारागी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो तेंजी को चुनने का सोच रही थी। और यहाँ तेंजी घबरा रहा था कि कहीं सावारागी उसे न चुन ले, क्योंकि फिर तेंजी का खेल खत्म हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि तेंजी ही है जिसने पैसे चुराए थे और इस गेम को खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। पर जब सावारागी तेंजी का नाम लेती है तो शीबे सामने आ जाता है और सावारागी को उसे चुनने कहता है, ये कहते हुए कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और शीबे बस सावारागी के दिल में फिर से जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मानाबू शीबे का सबसे डार्क सीक्रेट रिवील करता है जो कि खुद शीबे भी नहीं जानता था। शीबे के डैड जो कि गवर्नमेंट लॉयर थे, उन्होंने कई वुमेन्स इंक्लूडिंग हिज सेक्रेटरी को हैरेस किया था और कई बिजनेसेस और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए थे और कुछ समय से वो अपने किसी बड़े क्राइम को छुपाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। शीबे तो ये सुनते ही टूट जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था। पर इसके बावजूद जब सावारागी शीबे की तरफ हाथ बढ़ाती है एज अ साइन कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तेंजी शीबे के खिलाफ सावारागी को कई उल्टी सीधी बातें बोलता है और उसे शीबे से दूर कर देता है और सभी लोग शीबे से अलग हो जाते हैं और शीबे अकेला रह जाता है। जिसके बाद 7वां राउंड भी खत्म हो जाता है और इस बार एक बैड माउथ कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था कि शीबे ने एक इंसान का खून किया है और इस बार भी लगता है कि ये तेंजी का काम होगा। पर तेंजी तो खुद ही शॉक था क्योंकि इस बार उसने कोई कार्ड लिखा ही नहीं था और सीन यूइची की तरफ जाता है जो इस बैड माउथ पर कुछ ज्यादा ही खुश था और तेंजी भी ये समझ जाता है कि ये काम यूइची का है। दूसरी तरफ शीबे मानाबू को बता रहा था कि ये सब झूठ है, उसने किसी को नहीं मारा, जिस पर मानाबू गॉड सर्वे करवाता है जहां ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उन्हें शीबे पर यकीन है या नहीं। शीबे काफी रिक्वेस्ट करता है पर शीबे के डैड की सच्चाई जानने के बाद शायद ही उस पर कोई भरोसा करने वाला था और 99% लोगों को शीबे पर भरोसा नहीं था। और इसी के साथ पहले 9 स्टेप्स और फिर 5 और स्टेप से शीबे सबसे आगे निकल जाता है। जिसके बाद जब शीबे अकेला पड़ गया था तो तभी यूइची आकर उसे हिम्मत देता है, ये कहते हुए कि उसे उस पर भरोसा है और वो सबको बताता है कि उसने ट्रेटर का पता लगा लिया है। और जाहिर सी बात थी, ये बात सुनकर तेंजी काफी घबरा जाता है। यूइची की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से थी कि शीबे को छोड़कर अब से सभी सिर्फ अपनी बुराई बैड माउथ कार्ड्स पर लिख के डिपॉजिट करेंगे, जिससे वो सभी जल्द ही शीबे तक पहुंच जाएंगे। और अगर किसी ने रूल तोड़ा और अपनी बुराई नहीं लिखी तो वही ट्रेटर होगा और इसी तरह से सभी गेम क्लियर कर लेंगे। सबको यूइची की ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी लगती है पर तेंजी कहता है कि वो इस प्लान के खिलाफ है और वो यूइची को ट्रेटर का नाम बताने के लिए कहता है ताकि सभी मिलकर सिर्फ उसी ट्रेटर के बैड माउथिंग करके उसे अकेले ही नेक्स्ट गेम में भेज दें, जिससे सभी घर जा पाएंगे। और तेंजी का पॉइंट सच में काफी वैलिड भी था। वो बस इतना जानना चाहता था कि यूइची सच में ट्रेटर के बारे में जानता है या वो सिर्फ तुक्का लगा रहा है। पर यूइची तेंजी को अभी बताने से मना कर देता है। नेक्स्ट राउंड खत्म होता है और इस बार यूइची के प्लान के अकॉर्डिंग 4 बैड माउथ कार्ड मिलने चाहिए थे, पर मानाबू बताता है कि इस बार टोटल 10 बैड माउथ कार्ड मिले हैं। एंड यस, यहाँ पर यूइची का प्लान फेल हो चुका था और तेंजी ने बाकी के बैड माउथ कार्ड लिखे थे क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि एक आदमी सिर्फ एक ही कार्ड लिख सकता है। और यूइची को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो इस रूल के बारे में भूल चुका था और यूइची को ट्रेटर के बारे में नहीं पता था। जिसके बाद तेंजी और सावारागी वहाँ से चले जाते हैं और हमें यहाँ एक नई बात पता चलती है। तेंजी सावारागी से कोई प्यार नहीं करता था बल्कि वो तो उससे बदला लेना चाहता था क्योंकि सावारागी ने तेंजी के अकॉर्डिंग उससे उसकी कोई बहुत कीमती चीज छीनी थी। और इसी तरह टोटल 19 राउंड खत्म हो जाते हैं और सावारागी अब बस सिर्फ एक स्टेप ही गोल से दूर थी, जिसके बाद पूरी टीम के कर्जे के साथ उसे अगला गेम भी अकेले ही खेलना था। तेंजी पीछे से सावारागी से माफी मांग रहा था क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाया, पर हमें तो पता है
कि ये सब उसी का कराया हुआ है, सब कुछ एंड होने वाला था। पर तभी योइची कहता है कि उसके पास एक नया प्लान है जिससे वो ट्रेटर के बारे में जान सकते हैं। योइची सबको भरोसा दिलाता है कि इस बार उसका प्लान 100% वर्क करेगा। इस फाइनल राउंड में सभी लोग बैड माउथ कार्ड पर सेम चीज लिखने वाले थे कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इस गेम को खेलने के लिए अप्लाई किया था। और सिंपल सी बात थी कि मैनेजमेंट जानती है कि किसने अप्लाई किया है, जिसका मतलब था कि ट्रेटर को छोड़कर सभी लोगों को पेनल्टी मिलेगी और उन सभी लोगों को अगली गेम में भेज दिया जाएगा एक्सेप्ट ट्रेटर। तेंजी अपने नाम का कार्ड लेता है और सबसे पहले अंदर जाता है, पर तेंजी सच में काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद तेंजी बाहर आ जाता है और लेटर ये रिवील होता है कि सिर्फ तेंजी ने ही कार्ड डिपॉजिट किया था और बाकियों के कार्ड्स ब्लैंक थे और सबको पता चल जाता है कि तेंजी ही ट्रेटर है। तेंजी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है और तेंजी का प्लान रोकर युइची की सिंपैथी हासिल करना था, पर इसके बिल्कुल उल्टा युइची तेंजी पर कोई रहम नहीं खाता और हम देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। युइची को सेकंड गेम की शुरुआत में तेंजी के बदले हुए बिहेवियर पर शक था, जिसके बाद युइची एक एक करके अपने सभी दोस्तों का टेस्ट लेता है ये जानने के लिए कि अगर उनमें से कोई ट्रेटर है। युइची अपने दोस्तों को अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बैड माउथ लिखने कहता है और ये श्योर करने के लिए कि उसे कोई बिट्रे ना करे, युइची सभी के नेम टैग्स भी अपने पास होस्टेज की तरह रख लेता है, क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा नेम टैग्स पर देखता तो उनका डेप्थ डायरेक्ट डबल हो सकता था। और राउंड के एंड में जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा, तो युइची को उन पर भरोसा हो जाता है। सावारागी और कोकोरोगी के बाद सिर्फ 2 लोग ही थे जो ट्रेटर हो सकते थे, पर युइची को पता था कि शिबे ट्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ट्रेटर होता तो वो कभी भी सावारागी को उसे नॉमिनेट करने नहीं कहता। और इसी तरह से युइची को पता चल गया था कि तेंजी ही ट्रेटर है। पर अब क्या? राउंड खत्म होने के बाद उन्हें ट्रेटर तो मिल गया था, पर सावारागी को तो अभी भी अगले गेम में अकेले ही जाना था। पर युइची यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता है 7th पीरियड में एक बैड माउथ कार्ड जिसमें लिखा था कि शिबे ने एक इंसान का खून किया है। युइची बताता है कि वो झूठ है और उसी ने वो कार्ड लिखा था और एज अ लाइंग पेनल्टी अब युइची सावारागी की जगह पर आ जाता है और अब उसे अगले गेम में सभी के कर्ज के साथ अकेले ही जाना था। और उसके सारे दोस्त बोल रहे होते हैं कि युइची ये कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, तुम इस तरह से अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। और अपने दोस्तों से दूर होने के लिए युइची अपना एक डार्क सीक्रेट उन्हें बताता है। वो बोलता है कि वो मर्डरर है और ये बात सच भी थी। युइची ने पास्ट में 3 लोगों की जानें ली थी और ये बात सुनकर उन लोगों को घिन होती है कि वो इतने टाइम से एक मर्डरर के दोस्त थे। इवेंचुअली सभी युइची के खिलाफ हो जाते हैं। युइची गोल की तरफ कूदने वाला था तो तेंजी बताता है कि उसने भी गेम के दौरान एक झूठ बोला था। वो असल में सावारागी से कभी भी प्यार नहीं करता था, बल्कि उसे युइची पसंद है। और इस बात को प्रूव करने के लिए तेंजी युइची को किस करता है और दोनों बड़े ही रोमांटिक तरीके से थर्ड गेम में चले जाते हैं। और आखिर में जिस बंदे से किसी को उम्मीद नहीं थी उसी ने युइची का साथ दिया। सो गाइज, आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और इस पार्ट में हमने इस एनिमे के सीजन 1 के पहले 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है और हम इसके अगले पार्ट को भी जल्द ही लाएंगे जिसमें हम इसके बाकी के बचे 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इसकी सारी स्टोरी मांगा से भी कवर कर देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।